सिद्धि जैन नाम की एक लड़की जिसने आईआईटी छोड़ दिया और शी ज्वाइन एनडीए एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन फॉर प्रेसिडेंट्स मेडलिस्ट। उसके बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई 3-4 साल के बाद, तो आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे डाला जाता है कि 1 साल आप जाइए फील्ड में। अगर आप मान लेते हैं मिलिट्री ज्वाइन किए हैं तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि काम कैसे होता है, लोग कैसे हैं, ऑफिसर्स कैसे हैं। तो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। चश्मा लगा रहे हैं अगर तो देखो, मायोपिया अलाउड है, -2.5 का ग्लासेस अलाउड है, उससे ज्यादा पावर है तो अलाउड नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष पीएम, जो कि आज आपके सामने एनडीए के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूं। अब आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एनडीए को लेकर काफी ज्यादा सजग होंगे और बहुत सीरियस होंगे। तो उन सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आप बच्चों की सीरियसनेस देखकर, खासकर हमारे भारत देश में एनडीए को लेकर जो प्यार है और जो दीवानगी है, कहते हैं ना मातृभूमि के लिए लड़ना एक अलग ही लड़ाई है। उसके लिए सिर्फ प्रेम चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है, और वो प्रेम हमारे देश में भर भर कर है। बहुत सारे बच्चों में है, हजारों नहीं लाखों की तादाद में बच्चे एनडीए के लिए अपीयर होते हैं। शुरुआत इस बात से करता हूं कि अभी अभी 2 न्यूज आए हैं और ये 2 न्यूज अपने आप में दिखाता है कि भाई एनडीए कितना वाइड होराइजन रखता है। रिसेंटली सिद्धि जैन नाम की एक लड़की जिसने आईआईटी छोड़ दिया और शी ज्वाइन एनडीए एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन फॉर प्रेसिडेंट्स मेडलिस्ट। तो प्रेसिडेंट्स मेडल इस बच्ची को मिला, लड़की को, फॉर ज्वाइनिंग एनडीए एंड शी ड्रॉप्ड आईआईटी। आईआईटी इसने छोड़ दिया, एनडीए ज्वाइन किया। ये पहली बहुत बड़ी बात है। यह आपको दिखाता है कि तेज से तेज बच्चा एनडीए जा रहा है। तेज से तेज बच्चा जो आईआईटी में जिसका सिलेक्शन हो गया था, चाहते ही ये बच्ची तो आईआईटी जाती, पर इसने आईआईटी छोड़ दिया देश प्रेम को लेकर। और टैक्सी ड्राइवर सन बिकम टॉप एनडीए कैंडिडेट्स, विंस प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल। और ये दूसरा स्टोरी आपको ये दिखा रहा है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो बच्चा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, शायद टैक्सी ड्राइवर का बच्चा है, वो बच्चा भी एनडीए में जा रहा है। तो भारत की इक्वालिटी का इससे बड़ा परिचय क्या हो सकता है। एनडीए वो एग्जामिनेशन है, वो एपिटोम ऑफ लव एंड इक्वालिटी है इन द कंट्री, जहां पर तेज से तेज बच्चा, टैलेंटेड से टैलेंटेड बच्चा जिसको आईआईटी मिला है, वो आईआईटी छोड़कर एनडीए ज्वाइन करता है, और गरीब से गरीब बच्चा भी एनडीए ज्वाइन करता है। और एनडीए दोनों को बराबर तौर पे रखता है, बराबर तौर पे तौलता है, और आगे चलकर उनको दोनों को बराबर मौका देता है अपने आप को प्रूफ करने का। ठीक है, तो ये काबिलियत है एनडीए की, और ये नाम है एनडीए, एनडीए ने ये नाम बनाया है। ठीक है, अब एनडीए एक ड्रीम है कि एनडीए कैडेट बनना, ये बच्चों का सपना होता है, जीवन का सपना होता है। अब आपको बता दूं, एनडीए हमारे देश में, भारत में 2 बार होता है। एनडीए को कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी होती है वो यूपीएससी होती है। आगे इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। तो एनडीए पहली बार होता है एनडीए 1 जिसको कहते हैं, और दूसरा बार जब होता है एनडीए 2। तो जो पहली बार एनडीए होता है वो हर साल दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में होगा। जैसे मान लो अगर एनडीए 1 है और जिस साल में होने वाला, तो ये हर साल अप्रैल में पहली बार होता है, हर साल अप्रैल में पहली बार। पर जिस साल अप्रैल में पहली बार होगा, उसके लिए पिछले साल दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आउट किया जाता है। एनडीए 1 का एप्लीकेशन नोटिस, नोटिफिकेशन आउट किया जाता है, और लास्ट डेट 1 महीने का, 28 दिन का रफली समय दिया जाता है फॉर्म भरने का। अप्रैल में फिर आपका एग्जाम होता है। तो आपने जैसे ही दिसंबर में इसका फॉर्म भरा, उसके बाद आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मस्त बढ़िया 3-4 महीने का आप तैयारी करो और इसका एग्जाम दो। कई सारे बच्चे तो पूरे साल तैयारी करते हैं। हालांकि 3-4 महीने की तैयारी में हो जाएगा। अगर कोई बच्चा जेडब्ल्यू साथ में तैयार कर रहा है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो 1 महीने की, 3-4 महीने की तैयारी मोर देन एनफ है। अब एनडीए 2 फिर साल में दूसरी बार जब एनडीए होता है तो वो होता है सितंबर में। तो पहली बार कब हुआ? अप्रैल में। दूसरी बार कब हुआ? सितंबर में। तो सितंबर में जब एग्जाम होगा तो इसके 4 महीने पहले, मई में, इसका वापस से नोटिफिकेशन आउट किया जाता है, और मई में इसमें बोला जाता है कि भैया आप फॉर्म भरिए, और फिर वापस से 28 दिन का समय दिया जाता है, और उस 28 दिन के समय में आपको फॉर्म भरना होगा। क्लियर है? तो एनडीए साल में 2 बार हो गया। अब बात करते हैं, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये पूरी दुनिया का माइंड द वर्ड, पूरे दुनिया का पहला ट्राई सर्विस एकेडमी है। मतलब एक ऐसी एकेडमी जहां पर बच्चों को मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए तैयार किया जाता है। दुनिया में इससे पहले कोई ऐसी एकेडमी बनी ही नहीं जहां एक ही जगह बच्चों को तीनों चीज पढ़ाया जा रहा है, नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री। ऑल्दो बच्चा जिस चीज का सिलेक्शन किया है, आगे चलकर उसका उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होगा, परंतु ये इस एक एकेडमी में तीनों जगह के या तीनों टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। क्लियर? अब 7 दिसंबर 1954 को इसको बनाया गया था, भारत की आजादी के 7 साल बाद। खड़कवासला, पुणे के पास में एक जगह है, वहां पर है, और ये काफी बड़ा है। काफी बड़ा मतलब 7000 एकड़। सोच पा रहे हो? 7000 एकड़ मतलब अपने आप में एक शहर से भी ज्यादा बड़ा। 7000 एकड़ कुछ होता है भाई, बहुत बड़ी चीज होती है। तो 7000 एकड़ इनका
पूरा का पूरा एरिया है। अब बात की जाए तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन नेशनल लेवल ऑफ एग्जाम है, इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दिस डायरेक्टली कम्स अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यूपीएससी इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम कंडक्ट कराती है आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। तो जितने बड़े बड़े पोजीशंस हैं वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो एनडीए भी वही कंडक्ट कराती है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में इसमें सिलेक्शन होता है, 2 बार होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 बता दिया। ऑनलाइन मोड का पूरा एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन नहीं है। एग्जाम फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। सॉरी, फॉर्म ऑनलाइन भरना है पर एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर बेस्ड है, माफी चाहते हैं गलत। तो ऑफलाइन में पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और रिटन टेस्ट उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो पहला रिटन टेस्ट जो पेन पेपर बेस्ड है, इसमें अगर आप सिलेक्शन हो गए तो 5 दिन का इंटरव्यू होता है जिसको एसएसबी इंटरव्यू कहा जाता है। उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगा, पर आप ये समझिए 5 दिन का इंटरव्यू जिसका नाम होता है एसएसबी। इस 5 दिन के इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेडिकल होता है, मतलब आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है कि शारीरिक तौर पर आप पूरे स्वस्थ हैं कि नहीं। इसमें शारीरिक तौर पर भी बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो वो शारीरिक तौर पे अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आपका रिकमेंडेशन हो जाता है, देन यू गेट इनटू। ठीक है, अब एनडीए में क्या होता है, तो बेसिकली बच्चा 12वीं के बाद एनडीए जाता है। तो 12वीं के बाद जब जाएगा तो फिर वो 12वीं के बाद तो अभी जॉब करने लायक बच्चा होता नहीं है, तो उसको एक्चुअली में 3 साल या 4 साल की डिग्री दी जाती है। तो एनडीए में क्या होता है कि सरकार बच्चे को पढ़ाने का खर्च उठाती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, 3 या 4 साल की जो डिग्री होती है ये सरकार अपने खर्च पे कराएगी, और इस 3 साल 4 साल में आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया। तो ये 3-4 साल में आपकी पढ़ाई क्या क्या होगी, तो आर्मी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आर्मी में बच्चे को ऑप्शन दिया जाता है बीएससी करने का। बीएससी वो फिजिक्स में कर सकता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में कर सकता है, या फिर वो बच्चा बीए कर सकता है। बीए पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में। इस बच्चे को बीटेक करने का ऑप्शन नहीं, आर्मी वाले को। नेवी वाला जो बच्चा है उसको बीटेक करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप बीटेक करो, ये अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन में कर लो, या मैकेनिकल में कर लो, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इस बच्चे को बीएससी का ऑप्शन नहीं, इसको बीटेक ही करना है। वैसे ही एयरफोर्स वाला जो बच्चा है वो बीटेक भी कर सकता है, बीएससी भी कर सकता है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो इसको तीनों ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा एयरफोर्स को ऑप्शन होते हैं। और इनफैक्ट आपको यह भी बता दूं जानकारी के तौर पर, एनडीए में भी ना रैंकिंग आती है, तो जो बच्चे की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग होती है वो बच्चा एयरफोर्स चुनता है, सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग वाला बच्चा नेवी चुनता है, और थर्ड रैंकिंग वाला बच्चा आर्मी चुनता है। ये जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑल इंडिया कैडेट्स अंडरगो 3 से 4 साल का पूरा ट्रेनिंग और पढ़ाई साथ में, तो एकेडमिक प्लस फिजिकल ट्रेनिंग एट द नेशनल डिफेंस अकेडमी। ऑल द कैडेट्स विल बी अवॉर्डेड डिग्रीज फ्रॉम, और जब आप जो पढ़ाई कर रहे होगे एकेडमिक्स, तो आपको डिग्री मिलेगी जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। आपको यहां जाना नहीं होगा, दिल्ली जाना नहीं होगा, सरकारी, और ये कॉलेज भी सरकारी है। तो सरकार ने आपस में बातचीत कर ली कि भैया हमारे बच्चे पढ़ेंगे पुणे में, पर डिग्री आपको देनी होगी। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी डिग्री मिल जाती है, सीधा पुणे आपके पास आपको डिग्री मिल जाएगी। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री एकेडमी, अब यहां पर होगा आर्मी कैडेट्स गो टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल कैडेट्स गो टू इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला, ये केरला में है, और एयरफोर्स कैडेट्स एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स टू एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एयरफोर्स के लिए हैदराबाद में। तो आपको पहले एनडीए में जो पुणे में है सेंटर, वहां पर आप कुछ टाइम, और उसके बाद फिर आप अपने अपने जगह पर चले जाएं। ठीक है, अब सैलरी क्या होती है भाई, तो स्टार्टिंग में देखो इसमें 2 सैलरी होती है। होता क्या है कि जब आप 3-4 साल पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आपको जेब खर्च वगैरह जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है वो मिलता है। उसके बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी 3-4 साल के बाद, तो आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर डाला जाता है कि 1 साल आप जाइए फील्ड में। अगर आप मान लेते हैं मिलिट्री ज्वाइन किए हैं, तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि काम कैसे होता है, लोग कैसे हैं, ऑफिसर्स कैसे हैं। तो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी होती है 56,100 रुपए। और यहां पे सबसे बड़ी बात बता दूं, ये गारंटीड है कि आपका मतलब आपको जॉब पे भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल 4 साल पढ़ाने के बाद अब आपका सिलेक्शन टेस्ट लेंगे कि वेदर यू आर पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन, तब आपको जॉब मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस भी बच्चे ने 3 साल 4 साल कंप्लीट कर लिया, पूरी डिग्री ले ली, उस बच्चे को या उस कैडेट को कहना चाहिए, उस कैडेट को मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में जॉब पक्की मिलेगी ही मिलेगी। ये बात पक्का है। और पहली 1 साल के लिए सैलरी पर मंथ होगी 56,100 रुपए हर महीने, 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड। जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप शुरुआत करते हो यहां से लेवल 10 से 11, मतलब आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आते हो सबसे पहले। अब लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट है उसमें सैलरी तो लिखी हुई है 56,000 से लेकर 2 लाख रुपए। आपको कितनी मिलेगी भाई, तो नियरली एक लेफ्टिनेंट को जब शुरुआत होती है तो 80,000 रुपए से 1.2 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी होती है। अब
इन दोनों के बीच में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अलग अलग जगह की पोस्टिंग होती है, आप अलग अलग सिचुएशंस में होते हो, आप आर्मी में जाओगे कि एयरफोर्स में जाओगे कि नेवी में जाओगे, ये पता नहीं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सैलरी वेरी करता है। तो आप मोटा मोटी बीच का मान सकते हो 80,000, 90,000 या लाख रुपए मान सकते हो कि भाई बीच का एक फिगर लाख रुपए महीने। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात जो डिफेंस फोर्सेस की नौकरियों में होता है वो पैसा नहीं होता है। पैसा तो एक छोटा सा हिस्सा है जो कि होता ही है, काफी अच्छा है पैसा, 1 लाख रुपए महीना सरकारी नौकरी है, परंतु इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या होती है वो ध्यान से सुनो। तो आपको क्या मिलता है, आप जब मिलिट्री में काम करते हैं तो मिलिट्री में एक होता है एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे। क्योंकि होता क्या है, जो मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं उनको फिजिकल एक्सर्शन बहुत होता है, आपको पेट्रोलिंग पे जाना पड़ता है, आपको अलग अलग जंगलों में जाना पड़ता है, कहीं पे भी सामने से दुश्मन आ सकता है, उसके साथ लड़ाई हो सकती है, आपको आपके काम करने के कंडीशंस बड़े कठिन होते हैं, कठोर होते हैं। तो कठिन कठोर कंडीशंस की वजह से एक मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है मिलिट्री वाले लोगों को, ये नेवी और एयरफोर्स में नहीं मिलता। ये 15,500 मिलेगा हर बंदे को, सैलरी के ऊपर मिलता है एक्स्ट्रा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ये तो सबको मिलेगा कि भैया अगर आपको घर, तो पहला होता क्या है कि या तो सरकार आपको क्वार्टर देगी, जहां पर आप मिलिट्री कैंटोनमेंट में या जहां पे भी रह रहे हैं आपको आपके परिवार को एक क्वार्टर दिया जाएगा। अगर वो क्वार्टर मिलता है वेरी गुड, पर कई बार ऐसा होता है क्वार्टर नहीं दे पा रही है सरकार, तो आपको 8,500 से 27,000 रुपए पर मंथ के आसपास में, यहाँ पे भी जिस शहर में आप रह रहे हैं उसके महंगाई के हिसाब से आपको ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलायंस, आप जब चल रहे हैं तो आपकी कार में पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा। तो आपको ये भी बता दूं, कार जो होगी वो कार या जीप जो कह लो वो आपको सरकार देगी, आपको नहीं खरीदना है, सरकार देगी, सरकारी गाड़ी होगा, उसके ऊपर लाल बत्ती होगी। आपको बता दूं अभी भी मिलिट्री और जो सारे डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस की गाड़ियों में आज भी लाल बत्ती चलती है, कि वहां पर रूल नहीं चेंज किए गए। तो आप डिफेंस में होंगे, आपकी गाड़ी पे लाल बत्ती होगी। उसके बाद 3600 से 7200 रुपए पर मंथ का आपको पेट्रोल डीजल का खर्चा मिलेगा, इतना पेट्रोल डीजल आप जितना भी जलाओ। उसके बाद यूनिफॉर्म, साल में एक बार आपको यूनिफॉर्म के लिए 25,000 रुपए सरकार देगी। राशन इन काइंड इन पीस एंड फील्ड एरियाज, मतलब राशन का सप्लाई मिलता है, जैसे मिलिट्री कैंटीन्स होते हैं वहां पर जो राशन मिलते हैं वो सस्ते दामों पे मिलते हैं बाहर की मार्केट से। ठीक? और उसके बाद फील्ड एरिया अलायंस, फील्ड एरिया अलाउंस का मतलब होता है कि कई बार लोगों को ऐसी जगहों पर पोस्टिंग कर दी जाती है या पोस्टिंग होती है हमारे मिलिट्री पर्सन्स की जो टफ टेरेंस माने जाते हैं। अब जैसे मान लो कश्मीर में पोस्टिंग हो गई, आए दिन कुछ नहीं है, मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हो गई, अब बड़ा टफ टेरेन है, मतलब कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है, तो ऐसी जगहों पर अगर पोस्टिंग हुई है तो आपको एडिशनल कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। ये सबको मिला दिया जाए ना तो यहां से 60 से 80,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलते हैं इंसान को। तो 1 लाख रुपए की सैलरी उधर, 80,000 रुपए का एक्स्ट्रा, 60 से 80,000 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा इधर, मतलब मोटा मोटी आप मान सकते हो कि ओवरऑल 2 लाख रुपए पर मंथ के आसपास की आप अर्निंग करते हो। 1 लाख रुपए डायरेक्ट कैश में, बाकी जो सर्विसेज सरकार आपको देती है, घर देती है, गाड़ी देती है। आपको पता है जब आप इसमें जाओगे तो चाहे आप मिलिट्री में जाओ, नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, आपको एक कार देती है सरकार, जो सरकारी गाड़ी होती है, उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, वो भी सरकारी, ड्राइवर में मिलना। उसके बाद आपको उस कार को चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल लगेगा वो भी सरकार देगी। उसके बाद आपको अगर क्वार्टर दिया गया है तो उस क्वार्टर में खाना बनाने के लिए कुक होता है, घर का काम धाम करने के लिए एक मेड होता है, मतलब जो हाउस हेल्प जिसे कहते हैं वो होता है। ये सारी चीजें आपको सरकार दे रही है। तो ये जो फैसिलिटीज होती है ना आपके और आपके परिवार के लिए, ये अनमैच्ड है और कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके जो लग्जरी, या लग्जरी कहना चाहो या यूं कहो कि भाई तुम देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो देश आपके लिए कुछ तो कर ही सकता है। एंड दिस इज जस्ट वेरी सिंपल थिंग, जो सबसे बेसिक थिंग है जो देश आपके लिए कर सकता है। तो ये बेसिक चीज क्लियर। चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस होता है, फिर आपके बच्चे, जब बच्चे होंगे तो बच्चों की पढ़ाई का पैसा मिलेगा, हॉस्टल का सब्सिडी मिलेगा, फिर मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, इंश्योरेंस होगा, रिटायरमेंट की बेनिफिट्स होंगे, वो सारी चीजें तो है ही है। तो वो सारी चीजें अलग फैसिलिटीज, उन सब का पैसा तो मैंने जोड़ा ही नहीं। तो अगर आप देखोगे तो मनी वाइज आपको काफी सारे फायदे मिलते हैं, पर रुतबा जो होता है ना वो तो भाई कहीं हो ही नहीं सकता। आप अगर डिफेंस में हो तो आपकी जो इज्जत है देश में लोगों के बीच में, और आपका जो रुतबा है वो और कहीं नहीं। समझ गए? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आप क्या एलिजिबल हो इतने रुपए के लिए, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो भैया आपको भारतीय सिटीजन होना होगा, या फिर आप नेपाल के भी हो सकते हो, और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम, जो इन देशों से आए हैं पर अभी भारतीय हैं, बर्मा से, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, तो ये सारे देशों के नाम है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। एक डेट आता है वो इनके नोटिस दिखेगा आपको कि एग्जैक्ट कौन आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो आप चेक कर लीजिएगा।
अनमैरिड होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों अलाउड है यहाँ पर। आर्मी के लिए 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, कोई स्ट्रीम की पाबंदी नहीं है, परंतु एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको 12वीं पास होना होगा पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला ही बच्चा इसमें अलाउड होता है। अब 12वीं अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी इसमें जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जाम अगर आप पास कर गए तो एसएसबी का इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लिए तो एग्जामिनेशन होगा, ये भी क्लियर कर लिए तो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर आपको एनडीए में ट्रेनिंग शुरू, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब रिटन एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो टोटल 900 नंबर का पेपर होता है। रिटन एग्जामिनेशन में जो 2 पेपर दिए जाते हैं, एक मैथमेटिक्स का और एक जनरल एबिलिटी कहा जाता है, गैट। तो मैथ और गैट, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो 600 नंबर का होता है, मैथ जो होता है वो 300, ठीक है। अब एग्जाम का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एमसीक्यू आता है, सिर्फ एमसीक्यू, 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक सही रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर, ऑफलाइन मोड। अब बात करते हैं जो पेपर 1 मैथमेटिक्स है, 300 नंबर का होता है, 120 सवाल, हर सवाल हाई नंबर का, कितने नंबर का, 2.5 मार्क्स का। तो 2.5 मार्क्स का एक सवाल, 2.5 इंटू 120, 300 नंबर का पेपर, क्लियर। और ये पेपर होता भी 2.5 घंटे का है, हाई नंबर का एक सवाल, 2.5 घंटे का पेपर। पेपर 2 जो होता है वो गैट होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 600 नंबर का पेपर होता है, सवाल 150 रहते हैं, परंतु हर सवाल 4 नंबर का होता है। तो यहां पर वेटेज वाइज 4 नंबर के सवाल हैं और 4 नंबर का सवाल 600। अब वेटेज वाइज देखोगे तो गैट ज्यादा है, परंतु गैट के अंदर सब्जेक्ट्स बहुत, तो यहां पर 150 सवाल 2.5 घंटे में बनाना आपको, तो यहां पर, और हर सवाल 4 नंबर का। अब मार्किंग स्कीम जो होती है, यहां पर 4 नंबर का सवाल है तो नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो होता है 4/3, और यहां पे 2.5 नंबर का सवाल है तो नेगेटिव मार्किंग होता है 2.5/3। मतलब जितना नंबर है उसका 1/3 मार्क्स काटा जाता है, 1/3 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर नेगेटिव या रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग जिसको, क्लियर। अब आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है बहुत सिंपल सा है। 11वीं 12वीं सीबीएसई 11वीं 12वीं का सिलेबस है, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, वेक्टर और स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। परंतु गैट में 2 हिस्से होते हैं। 200 नंबर का पहले तो इंग्लिश होता है, ये इंग्लिश क्लास 10th लेवल का होता है, कहां तक का, 10th लेवल, सीबीएसई 10th लेवल। इसमें आपसे ग्रामर, यूसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब पूछ। अब आता है जीके वाला पार्ट, ये 400 नंबर का होता है। तो आपको बताया ना पीछे कि टोटल 600 नंबर का पेपर है, तो 200 और 400, 200 मतलब 4 नंबर का एक सवाल, तो 50 सवाल यहाँ आएंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ, और यहाँ 100 क्वेश्चन। 150 नंबर, 150 सवाल थे ना, देखो 150 सवाल था, 150, तो 150 में से 50 क्वेश्चन यहाँ और 100 क्वेश्चन यहाँ। अब ये 100 क्वेश्चन में से 25 सवाल फिजिक्स के, 15 सवाल केमिस्ट्री के, 10 सवाल जनरल साइंसेस मतलब बायोलॉजी, उसके बाद 20 सवाल हिस्ट्री के, 20 सवाल ज्योग्राफी के और 10 सवाल करंट अफेयर्स के। तो इस तरीके से सवाल बटे हुए होते हैं, याद रखिएगा इस चीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं कि ये टोटल 900 नंबर का पेपर है, 900 नंबर के पेपर में आपको कितना लाना पड़ेगा। तो साल 2019, 20, 21, 22, 23, 24 ये सारे आंकड़े देखो, 342, 355, 343, 360, 300, 291, 334, मतलब कभी भी आंकड़ा 350 या 360 से ऊपर नहीं है। तो ये एनडीए 1 की बात करो, एनडीए 2 में भी देखो 346, 355, 355, 355, 292, 305, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये मान के चलो कि 400 वो आंकड़ा है आउट ऑफ 900, जिसको अगर आपने पार कर लिया तो फॉर श्योर आप एनडीए 1 में हो या चाहे एनडीए 2 में, हर हाल में सिलेक्शन होगा, ठीक है। 400 आउट ऑफ 900। तो और मैं यूं कहूं कि यार 50% का टारगेट कर लियो, या 60% का टारगेट करना, 50% तो आ ही जाएगा, 450 नंबर। तो आपको बस 50% टारगेट करना है, फॉर श्योर आप सेलेक्टेड हो गए, फॉर श्योर। आधे सवाल बना के आने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, आधे सवाल सही, क्लियर। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद तो ये, अब ये जो सिलेक्शन है ना, इससे मतलब यहां सेलेक्ट हो गए, मतलब अब आप इंटरव्यू में जाओगे। अब इंटरव्यू वापस से 900 नंबर का होता है, फिर वहां पर वापस से आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो इंटरव्यू में अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपका ओवरऑल मान लेते हैं 400, 450 नंबर आ गया, सेलेक्ट हो गए, परंतु हर पेपर में 25% नंबर आना जरूरी है भाई। मतलब जैसे ये मैथ है 300 नंबर का है, 300 में अगर मान लो 75 भी नहीं आया और हो सकता है इस 600 में से 400 आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सेलेक्ट हो। मान लेते हैं मैथ्स में अगर 50 नंबर ले आए और इसमें 400, 450, सिलेक्शन नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में मिनिमम 75 मार्क्स चाहिए और गैट में मिनिमम 150 मार्क्स, मतलब 25% तो मिनिमम दोनों में चाहिए आप, नहीं तो सिलेक्शन नहीं, ठीक है। तो 25% मिनिमम मार्क्स है ईच पेपर में।
अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू। ये वापस से 900 नंबर का होता है। अब इस 900 नंबर में क्या होता है आपके साथ, तो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। डे 1 को कहा जाता है OIR, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, PPT, और देन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये 3 टेस्ट लिए जाते हैं डे 1 को। इस दिन अगर तुम पास कर गए तो तुम अगले 4 दिन का इंटरव्यू अटेंड करोगे, और अगर तुम इसी दिन पहले दिन ही फेल कर गए तो आपको आउट कर दिया जाएगा, और इसको कहा जाता है डे 1 आउट। डे 1 आउट मतलब आपने पहले दिन ही आप चले गए। अच्छा, इसमें एक और बात आपको बता दूं, इंटरव्यू देने के लिए या अक्सर मोस्टली दूसरे शहर में आपका इंटरव्यू है, तो आपको जिस भी शहर में आपका इंटरव्यू पड़ा है उस शहर में आप जहां पे रहते हैं अभी जहां पर हैं, और जिस शहर जा रहे हैं इंटरव्यू, उसके लिए आपको ट्रेन के 3rd AC का किराया दिया जाता है, और अगर आपका ट्रेन वहां से नहीं चलता है तो वहां से फ्लाइट का खर्चा दिया जाएगा, या बस का, जो भी आपको वो खर्चा दिया जाता है। मतलब एसएसबी आपको वो खर्चा देगी कि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो उसका आप टिकट दिखाइए, वो टिकट का डबल पैसा, आने जाने का पैसा दोनों। हाँ, ये फैक्ट है, ये रूल है, मेरे को मिला था भाई, सच बता रहा हूं। अब भले आप पहले दिन भी अगर आउट हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरव्यू देने पहुंचे मतलब आपको आने जाने का पैसा मिलेगा, पक्की बात। अब इसमें क्या क्या होता है, अब ये आज के इस सेशन में नहीं बता पाऊंगा, काफी लंबा होगा। अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर एसएसबी इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं डिटेल में बताइए, इसे ही कहते हैं एसएसबी इंटरव्यू, तो आप नीचे एसएसबी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं एसएसबी इंटरव्यू पे एक वीडियो बना दूंगा ऑन एनडीए बाय वेदांतु चैनल। जेईई मेडिजी पे नहीं बनाऊंगा, बट एनडीए बाय वेदांतु चैनल जरूर बना। क्लियर? तो पहले दिन अगर आप पास कर गए तो दूसरे दिन आप आएंगे साइकोलॉजी टेस्ट, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन होगा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, उसके बाद चौथे दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और 5वें दिन आपका कॉन्फ्रेंस होगा, मतलब ग्रुप डिस्कशन। ये 5 दिन में आपका कैसा परफॉर्मेंस हुआ, इसका टोटल मार्किंग किया जाएगा आउट ऑफ 900। ठीक है, तो आउट ऑफ 900 जो आपको मार्क्स मिलेंगे, उस मार्क्स के हिसाब से ये बनता है फाइनल कट। अब फाइनल कट ऑफ जो एनडीए देती है वो देती है 900 प्लस 900। तो एनडीए कभी ये नहीं बताती कि आपका इंटरव्यू में कितना आया, वो बोलती है दोनों मिलाकर इतने नंबर आने चाहिए। ठीक है, अब दोनों मिलाकर इतने नंबर, हो सकता है किसी इंसान का रिटन टेस्ट में 500 आ गया हो, और अगर 700 है कट ऑफ, तो हो सकता है उसका यहां पर 200 आया हो, मतलब इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स कभी बताते नहीं है, तो एनडीए यूपीएससी बताती नहीं है। तो अब 900 900 1800 नंबर में 704 723 709 720 664 654 699 मोटा मोटी 700 सवा 700 तक मैक्स गया है। एनडीए 2 में 709 719 719 678 656 673, मोटा मोटी वही 700 720। मैं 750 बोल दूं, बहुत सेफ है। चलो मैं और अच्छा बोल देता हूं, 800 800 नंबर चाहिए आउट ऑफ 1800। क्या नहीं ला पाओगे? 50% भी नहीं चाहिए। पीछे भी 400 ही चाहिए था, इधर भी 50% से कम ही चाहिए, तो आपको एक्चुअली में 50% से कम ही लाना है, उतने में आपका सिलेक्शन। क्लियर है भाई? हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको अच्छे रैंक लाने हैं, ये तो बस सिलेक्शन की बात है। हाँ भाई, अगर तुमको चाहिए कि नहीं मेरे को एयरफोर्स में जाना है, तब तो टॉप रैंक लाना होगा, तो ये 1200 लाओ, 1400 लाओ, 1500 लाओ। हालांकि यूपीएससी वो डेटा नहीं रिलीज कर क्या मिल रहा है, बट आपको उतना करना पड़ेगा। क्लियर बात? अब once the SSB interview is qualified, candidate proceed to physical and medical examination। अब आपका फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहां पर बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। यहां पर आपकी हाइट चेक की जाती है, आंखों की पावर चेक की जाती है, रोशनी चेक की जाती है, नॉकिंग नी, 50 तरीके की चीजें हैं, वो पूरे इनके नोटिफिकेशन में आते हैं। तो जैसे मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर मेल फीमेल इनटू द आर्म फोर्सेस 157 सेंटीमीटर, इससे छोटा हाइट है तो आप अलाउड ही नहीं है। An allowance for growth of 0.2 cm will be made for both male and female candidates below 18 years at the time of examination। ठीक है, तो अगर आप 155 तक हैं तो चलेगा। 18 साल की अगर आपकी उम्र है तो 155 तक वाले को अलाउ करते हैं कि भैया 2 सेंटीमीटर वो आने वाले वक्त में बढ़ जाएगा, क्योंकि 18 साल की उम्र फिर भी लंबाई बढ़ने वाली उम्र होती है। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांचेस 163, ये सिर्फ आर्मी के लिए है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी के लिए है, आर्मी और नेवी के लिए। अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है, मतलब पायलट बनना है, तो आपका मिनिमम हाइट 160, उससे कम हाइट पे काम नहीं। ठीक बात। चलिए अब बात करते हैं, आपकी आंखों का पावर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्मी में है तो 6/6 विजन होना चाहिए, मतलब चश्मा लगा रहे हैं अगर, तो देखो मायोपिया अलाउड है, -2.5 का ग्लासेस अलाउड है, उससे ज्यादा पावर है तो अलाउड नहीं है। और प्लस में भी अगर है तो +2 का पावर अलाउड है। ठीक है, सॉरी, प्लस में भी +2.5 अलाउड है। नो लेसिक इक्विवेलेंट सर्जरी, आपका कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है, ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल होना चाहिए। कलर परसेप्शन टेस्ट होना चाहिए, आप कलर ब्लाइंड नहीं होना। ठीक है,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एयरफोर्स में क्या है, एयरफोर्स में तो चश्मा ही अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं यहां पर तो चश्मा -2.5 +2.5 अलाउड है, इसमें बिल्कुल नहीं अलाउड है, आपका पूरा सही होना चाहिए बिना कोई सर्जरी, कोई इसमें आपको वो अलाउ नहीं किया जाएगा कि भाई आप क्या बोलते हैं, आपको चश्मा पहले का मतलब चश्मा अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेवी की बात की जाए तो इसमें भी -1 का चश्मा अलाउ किया गया है और +2 का चश्मा अलाउ किया गया है स्फेरिकल में, ठीक है, +1 दोनों में, +1 -1 और स्फेरिकल में +2। तो ये थोड़ा आपको डॉक्टर से जांच लेना पड़ेगा कि आपको आपका अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तभी एग्जामिनेशन कल भी गया पर ये सब नहीं मिला तो आप पीछे रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसपे अक्सर बच्चे छांट दिए जाते हैं, जैसे वैक्स इन ईयर्स, मतलब कान में जो वैक्स जमा हो जाता है, बहुत सारे लोगों की गंदगी होता है, अगर वो आपको बहुत रेगुलरली होता है तो आपको डिसअलाउ कर देंगे, मेडिकली अनफिट कर देंगे। फिर डेविएटेड नेसल सेप्टम, नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो, तो ऐसे बड़े सारी चीजें जो हमें आपको शायद पता भी नहीं होंगे, वो सारी बीमारियां, ये तो कुछ ही लिखे हुए हैं, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कौन कौन बीमारियों पे नॉट अलाउड होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका। अलाउड ओनली इन टैटू पॉलिसी, अब टैटू पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, सिर्फ तभी अलाउ किया जाता है जब आपका इनर साइड ऑफ फोर आर्म यहां पर टैटू बनी हुई हो तो आपको अलाउड है। रिवर्स डोर्सल ऑफ साइड ऑफ पाम हैंड, मतलब यहां पर तभी अलाउड है। टैटूज ऑन अदर पार्ट्स इक्वल्स टू परमानेंट रिजेक्शन, आपको कभी अलाउ नहीं किया, ठीक है। नाउ आफ्टर पासिंग फिजिकल चेक्स, कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय एसएसबी मस्ट गो अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स, ये सरकारी डॉक्टर्स होते हैं जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको वापस से यही बताना चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।